एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वस्ती एशिया के पहाड़ी इलाकों में पानी का एक तकद्दुस है जिसकी बेहुरमती किरगिज़ी खाना बदोशों के नज़दीक गुनाह अजीम था। दुख ये है कि कुदरत का ये अनमोल तोहफा हमने ज़ाया किया। मैंने देखा है इस 30,000 किलोमीटर की मुसाफत में अपने घर यानी ग्लेशियर्स के करीब से वहां तक जहां तक पानी है। मेरा दिल इन पहाड़ों में है। मैं इन पानियों से जुड़े खदशात पर तहकीक करता हूं, खास तौर पर तपती हुई गर्मियों में कि जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं। हम इनकी पैमाइश करते हैं, ये हमारा काम है। जमील से मेरी मुलाकात शुमाली किर्गिस्तान की एक मरतूब बालाई मुकाम पर हुई। बशमूल ताजिकिस्तान यहाँ के पहाड़ वस्ती एशिया के 90% पानी का मंबा है। मैं काकासू गांव में पला बड़ा हूं, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, किर्गिज इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मिनरोलॉजी के जियोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में। इन पत्थरों के नीचे बर्फ का तोदा है। हम एक से ग्लेशियर्स के किनारे पर खड़े हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। पत्थर गिरकर बर्फानी तोदों के फिसलने का रास्ता बना सकते हैं। यहां बर्फ में ढकी हुई दरारें हैं, हम इनमें गिर सकते हैं। यह एक खतरनाक जगह है। चलो यहां से जल्दी निकल चलें। मैं एडिजन ग्लेशियर पर वाक़े कंट्रोल स्टेशन के लिए काम करता हूं। ये ग्लेशियर्स उस वक्त से सुकड़ रहे हैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था। आपकी जिंदगी में यहां क्या कुछ बदला? होश संभालने से पहले का तो इल्म नहीं, मगर जब मैंने स्कीइंग शुरू की थी उन दिनों बहुत बर्फ हुआ करती थी। बर्फबारी जल्दी शुरू हो जाती थी और हम अप्रैल तक स्कीइंग करते थे। बड़ी मोटी तह होती थी बर्फ की, इतनी कि आप उसके ढेर में खो जाएं। मगर पिछली सर्दियों में बहुत कम बर्फ पड़ी। स्कीइंग करने के रास्ते जगह जगह से बर्फ से खाली थे। हत्ता कि दिसंबर और जनवरी में भी स्कीइंग के रास्ते को ढकने के लिए हमें ट्रक भर भर कर लाने पड़े। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आपके पोते पोतियों के लिए कैसी जिंदगी होगी? मेरा ख्याल है, और बुरा नहीं होगा। साइंस तेजी से तरक्की कर रही है। हो सकता है वो 10-15 साल में ऐसे तरीके दरियाफ्त करें कि ग्लेशियर्स फिर से बनने लगें। बड़े काबिल साइंसदान आगे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए और मेरे बच्चों के बच्चों के लिए भी। मेरी नस्ल तो पहले ही फितरत की बड़ी परवाह करती है। किर्गिस्तान में एक कहावत है, अगर एक याक अपना सींग तुड़वा बैठे तो रेवड़ के बाकी 100 याक भी दर्द महसूस करते हैं। ये कहावत तोदों के पिघलने और दरियाओं के खुश्क होने पर भी ठीक बैठती है। हर शय एक दूसरे से जुड़ी है। कुर्राए अर्ज के माहौल में जो कुछ हो रहा है,
इसका खमियाजा हम सब भुगतेंगे। और मैं तो अपनी जिंदगी में ही बड़े अनमट नकूश देख चुकी हूं। जब मैं छोटी थी, किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत बिश्केक फ्रांस से कहलाता था। तब से अब तक ये शहर नाकाबिले शनाख्त हद तक बदल चुका है। ये यूएसएसआर का सबसे शहर था। मैं इसी सड़क पर चलकर स्कूल जाया करती थी, जो कि उस वक्त स्वाटिस्किया कहलाती थी। आज गहरे स्मोग ने बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार नज़ारों को ढांप लिया है। अब ये महज एक सुहानी याद है, जिससे लिए मैं नीचे उतरती जा रही हूँ। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत से परवास करते हुए हम दरियाए आमू के रास्ते पर चलते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ एक सरहद तश्कील देता है। इस दरिया के किनारे सिकंदर आजम ने मुकामी शहजादी रुखसाना से शादी की थी। जिस महल में उनकी शादी हुई, उसके कदीम खंडरात आज भी मौजूद हैं। खुद मुख्तार रियासत गोर्नो बदख्शां का दारुल हुकूमत खोरोग सतह समंदर से 2000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये शहर मुझे सूबाई इटली के एक कस्बे की याद दिलाता है। हर चेहरे पर मुस्कुराहट है और फिजा तख्लीक कारी से मुअत्तर। और बेशक बदख्शानी अपनी मौसीकी से इश्क करते हैं। मेरे वालिद एक मशहूर मौसीकार थे। वो मौसीकी के साज बनाने के माहिर थे। मैं बचपन से ही इनके साथ साजिंदे बजाता रहा। क्या आपकी मौसीकी के कल्चर में भी ऐसा ही है? कासखावर मंगोलियन की तरह बेशतर करगजी गीत पहाड़ों और पानियों के बारे में है। बेशक ये 100% फितरत के बारे में ही है। मसलन मेरे घर के साथ ही एक दरिया बहता है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है और मुझे इससे बड़ी मुस्बत तवानाई मिलती है। आप यहाँ हसीन पहाड़ और दरिया देख सकती हैं। पानी सिर्फ ख्याल को परवाज नहीं देता, ये खुराक भी देता है। अकीम कोजोअयो ताजिकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन अब वो बिश्केक में रहता है। क्या ख्याल है, क्या सोना मिलेगा? हाँ, अच्छी खासी मिकदार में। ये काफ़ी है। अच्छा, ठीक है। ये छलक तो नहीं जाएगा? सोना है। नौजवानी के दौर में ताजिकिस्तान में खाना जंगी छिड़ गई और गुजारा करने के लिए वो सोना छानने लगा। वो आज वापस आया है, मुझे ये दिखाने के लिए कि ये काम कैसे किया जाता है। अकीम भुला ना सका कि पहाड़ों में बहता ये पानी कैसे एक दिन उसके रिश्तेदारों को बहा ले गया। उस हादसे ने उसकी सेहत छीन ली और उसे दिल का मर्ज दे दिया। दरिया देता है तो वो लेता भी है।
बरसीम के देहातियों ने मौसमियाती तब्दीली की तबाहकुन ताकत को खुद झेला हुआ है। ये एक हौलनाक हकीकत है जिसका नौजवानों को कदम कदम पर सामना करना होगा। तबाहकुन मडस्लाइड के 1 साल बाद हम सिकंदर से मिले, एक मुकामी रक्स के उस्ताद से। वो 2 बजे शुरू हुआ था। सुबह में मकानात बह गए। यहां दुकानें थीं, वो सब बह गईं। यहां 86 मकानात थे। सैलाब आया और सबको ही ले गया। ऐसा कुछ 7-8-9 दिन रहा। सैलाबी रेले बिल्कुल स्याह थे और 4 मीटर तक बुलंद। बहुत खतरनाक था। 10 दिन के लिए हम कट कर रह गए थे। कोई सड़क भी नहीं थी। हम कश्तियों पर यहां आते थे। इस तरफ भी घर हुआ करते थे। पानी उन्हें भी बहा ले गया। कुछ दिनों में यहां फिर एक अच्छा सा गांव होगा। इस सड़क का काम अभी ही खत्म हुआ है और नया गांव 2-3 साल में और भी बेहतर हो जाएगा। मास्को एक दिन में नहीं बनाया गया था। सानहे के बावजूद पानी के लिए एक खूबसूरत खराजे अकीदत, ये मौसीकी, ये रक्स, जरूरत जिसे हमारे तहफ्फुज़ की भी है। कदीम शहर हीवा के करीब एक शादी की दावत का वक्त हुआ चाहता है। गांव किपचाक का यह हिस्सा कभी दरियाए आमू में डूबा हुआ था, मगर नौजवानों को कुछ याद ही नहीं। उन्हें अभी भी इतना पानी मयस्सर है कि जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। उनकी तरह नहीं जो और नशेब में रहते हैं। दरियाए आमू के करीबी पानी का कुछ हिस्सा तुर्कमेनिस्तान के देहातों, खेतों और तपते सहराओं की तरफ मोड़ दिया गया है। सोवियत के ज़माने में दरियाए आमू का 75% पानी उज़्बेकिस्तान में बड़ी आराजी पर फैले खेतों की नज़र हो जाता था, जहां सफ़ेद सोना यानी कपास की पैदावार होती थी। ये यूएसएसआर की बड़ी नकदी फसल थी। उस जमाने में तलबा और दीगर बच्चे कपास चुनते थे और फसल की कटाई के दिनों में स्कूल बंद हो जाते थे। आजकल इलाके के कई निजी खेतों में ज्यादातर खवातीन ही मेहनत करती हैं। मेरी मदद करो। नाम? बाला बीरगनोवा। गुलसारा? जी। 16 किलो। क्या इस औरत को उजरत मिल गई है? अरवदा को 73 किलो के हिसाब से पैसे मिले हैं? जी। क्या ग्लासल को 50 किलो के पैसे मिल गए? ये लो। बहुत अच्छा। अगले काम पर। सफेद सोना उगाना बहुत महंगा पड़ा। अराल खुश्क होता गया। कभी बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था, इतना बड़ा कि जितना जॉर्जिया का मुल्क, लेकिन अब सिमट कर टोक्यो शहर जितना हो गया है। कुछ ही छोटे तालाब बाकी बचे हैं और आमू दरिया यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता
क्योंकि वो कई 100 किलोमीटर दूर ही खुश्क हो जाता है। पुराने वक्तों में किर्गिज़ी खाना बदोश मछली जैसी लजलजी चीज खाने का सोचते भी नहीं थे। यकीनन सोवियती दौर में बदलाव आया है। अलबत्ता मगरिब में ही आगे उज़्बेकिस्तान की एक खुद मुख्तार जमहूरिया कराकल पाकिस्तान में मेहमानों को ताज़ा मछलियां पेश करना इजहार ताज़ीम है। हमारे फिल्म के अमले ने बड़ी शाइस्तगी के साथ मछली खाने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इसमें वो कीड़े मार अद्वियात न भरी हों जो कपास की भरपूर काश्त के दौरान इस्तेमाल होती हैं। मैंने अपने सहाफती सफर में हर मुकाम पर बड़े माहौलियाती मसाइल देखे, मगर बहीरे अराल की तबाही एक अनहोनी है। गोर्बाचोव की खुली हुकूमती पॉलिसी से कबल हम इससे बेखबर थे। बहरहाल इसका कोई हल नजर नहीं आता। समंदर के फर्श पर अरबों सीपियां बिखरी पड़ी हैं। बस यही सबूत बचा है कि ये रेतीली राहगुजर कभी 60 मीटर गहरे पानी में डूबी हुई थी और ये वीराना हकीकी मंजर कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हयात की वाहिद निशानी है सिक्सोल नामी पौधे, झाड़ियां जो उज़्बेक हुकूमत इस उम्मीद पर लगा रही है कि मिट्टी महफूज रह जाए। लीजिए, एक हसीन सराब नमूदार होता है। लगता है जैसे बहीरे अस्वद का साहिल हो, मगर नहीं, ये बहीरे अराल है, बल्कि इसका वो 10वां हिस्सा जो बाकी रह गया है। कभी ये दुनिया का चौथा बड़ा अंदरूने मुल्क समंदर था, जो कि अब पानी की बारीक सी धारी है जो उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियानी खला को पुर कर देती है। ये सलामत है कराकल पाकिस्तान के मायानाज माहीगीरों की औलाद। ये अपने उन दोस्तों से मिलने आए हैं जिन्होंने हाल ही में यहाँ एक सयाहती कैंप लगाया है। क्या सयाहों के लिए वॉलीबॉल का इंतजाम है? और फुटबॉल? पिच तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर 7-8 लोग आएं तो वो वॉलीबॉल खेल सकते हैं। अराल के पानी में शिफा बख्श खुसूसियात हैं। एक गोता लगाएं और जवान और ताजा दम महसूस कीजिए। पानी में नहाइए और लुत्फ लीजिए। हमारे पास शावर हैं और पानी का इंतजाम हो जाता है। हम रोज खाना बनाते हैं। छुट्टियों के लिए यह बेहतरीन जगह है, क्या नहीं है? बड़ी तवक्कुआत के बावजूद कुछ ही लोग आते हैं, और जो आते हैं देर तक रुकते नहीं। वो सनसनीखेज सयाहत के शौकीन हैं। गालिबन यूक्रेन में चेरनोबिल भी घूमेंगे। वो तबाही देखते हैं, कुछ सेल्फियां लेते हैं और जल्द ही घर लौट जाते हैं। सतह समंदर दूर मौजूद इन चट्टानों जितनी ऊंची थी। 1950 की दिहाई में समंदर ने सिमटना शुरू कर दिया। हमें उम्मीद है कि पानी लौट आएगा। 10 साल में बहीरा अराल पहले जैसा हो सकता है। लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। खतरा इस बात का है कि यहाँ आने वाली आंधियां कीड़े मार अद्वियात और नमक भरी गर्द उड़ाकर करीबी गांव और खेतों तक ले जा सकती हैं, बल्कि दूर पहाड़ों तक, जहां ये ग्लेशियर्स के पिघलने में तेजी का सबब बन सकता है। सलामत एक सीजनल कैंप में काम करते हैं। हफ्तों से उन्हें खुर्दबीनी झींगे का इंतजार है, जो मछली के खुराक के तौर पर एक्वेरियम रखने वालों को फरोख्त किया जाता है। यहाँ की नमकीनी की शिद्दत मछली बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर आर्टेमिया कर सकता है, और आज आखिरकार वो आ ही गए। ये आर्टेमिया है। आर्टीमा बहुत छोटे होते हैं, उन्हें सिर्फ खुर्दबीन से ही देखा जा सकता है। आम रेत से उन्हें जुदा करता है रंग का ये वाज़ेह फर्क। अब आपने आर्टेमिया को देख लिया है।
सूखे हुए समंदरी फर्श से पिछले दिनों एक और खजाना मिला है, तेल और कुदरती गैस। ये कोई शानदार दरियाफ्त नहीं, मगर इसने बहीरे अराल की बहाली की रही सही उम्मीद को भी गैर यकीनी कर दिया है। आप कहाँ रिग बनाएंगे? जी वहाँ। खाना अभी खाएंगे? इसको पहले बनाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। बिला आखिर हम म्यूनिक पहुंच गए हैं, जो कभी बहीरे अराल में माहीगीरों के लिए सोवियत यूनियन की अहम बंदरगाह थी। इसके उरूज के दिनों में यहाँ साल भर में 60 टन मछली का काम होता था। आज दुनिया भर में मीनक बहरी जहाजों के कब्रिस्तान के तौर पर मशहूर है। अपने इजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए कीमजियों ने माहीगीरी का पेशा इख्तियार करने का ख्वाब देखा था, मगर उनके बड़े होने तक समंदर ही ख्वाब हो चुका था। उनकी पड़ोसन मिकेम गिल ने अपना ख्वाब पूरा किया। वो सोवियत यूनियन की किसी भी माहीगीर कश्ती की पहली खातून कप्तान थीं। मिकेम गिल के तकरीबन सभी बच्चे काम की तलाश में काज़ाकिस्तान और रूस हिजरत कर गए। वो अपने पोते पोतियों के साथ मीनक में रह गईं। मैं कभी माहीगीर नहीं रहा, मगर हम पानी में तैराकी करते थे। यहाँ माहीगीरी की छोटी बड़ी सभी कश्तियां जमा होती थीं। उनके धारते इंजन हमें जगा देते थे। यहाँ अराल किनारा नामी एक साहिली तफरीही मकाम था और सुनहरी मछली के नाम से बच्चों का पहला कैंप था। हाँ, यकीनन हम इन वक्तों को याद करते हैं। क्या आप बहीरा अराल को याद करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। अराल भरा हुआ था और बहुत मोटी मछलियाँ होती थीं, शिकार के लिए बेशुमार, और हमें इन्हें तलकर खाने का बहुत शौक था। हमने चप्पुओं वाली कश्तियों पर मोटरें लगाकर भी माहीगीरी की। हम रोज़ाना 500 से 600 किलो तक मछली पकड़ते और सरकार के हवाले करते थे। रूसी दौर में और फिर हमारे पास खाने को रोटी नहीं रही, हम मछली पर गुजारा करते थे। आपका मतलब है कि रूसियों के चले जाने के बाद? हाँ, उस दौर के बाद अब जिंदगी बेहतरीन है। हमारे पेट भरे हुए हैं, हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। प्यारे राहबर, तुम्हारा शुक्रिया। बहीरे अराल पर जो गुजरी है उससे कोई खुश नहीं, जो अब माजी की यादों और बहरी जहाजों के ढांचों का ढेर है और कुर्राए अर्ज के मुस्तकबिल के लिए एक खुली धमकी। मेरा सफर, पानी को मेरा अपना खराज यहाँ तमाम हुआ। उन लोगों की कहानियां और उनके हसीन गीत मेरे साथ रहेंगे। बाल धोकर सवारती हूँ मैं, बाल धोकर सवारती हूँ मैं। ज़ाग़ जो आसमां में उड़ता है, काश पैगाम उनको पहुँचा दे। जो उफ़क़ पर सफ़ेद दिखता है वो लहर है कि पहाड़ कोई है। भला कौन उधर कश्ती में, मेरा महबूब है कि और कोई?